प्रिय छात्रों, जो इससे पूर्व का वीडियो आपने देखा उसमें आयकर के अंतर्गत आय किसे कहते हैं उसको बतलाया गया। आयकर के क्या प्रावधान है उसके संबंध में मैंने आपको बतलाया। आय की जो परिभाषा है वो अपने आप में अपूर्ण अस्पष्ट होने के कारण कोई आय प्राप्ति है अथवा नहीं है, इसके संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किए गए हैं उनके आधार पे भी हम किसी आय को आय के अंतर्गत शामिल करें या न करें, उनका हम आज अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम, आय का साधन निश्चित स्रोत से होना चाहिए। आय का साधन निश्चित स्रोत से होना चाहिए, इसका तात्पर्य है आयकर के अंतर्गत आय के 5 शीर्षकों का उल्लेख किया गया है। उन 5 शीर्षकों में आय का होना अनिवार्य है। जैसे प्रथम, इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार अथवा पैसे से आय। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ से आय। एवं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। आय के 5 स्रोत जो शीर्षक बतलाए गए, इन स्रोतों से आय होनी चाहिए, तभी वो उसके अंतर्गत शामिल की जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वो है आय में अनियमितता का होना आवश्यक नहीं। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, आय में नियमितता का होना आवश्यक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि आय नियमित नहीं है तो उस परिस्थिति में भी वो आय का भाग होगी। ऐसे विभिन्न न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर ये बतलाया गया है। जैसे वेतनभोगी कर्मचारी है, उनको आय अनियमित मिलती है, मासिक उनका भुगतान होता है मासिक। कुछ मजदूर जिनको कि आप भुगतान करते हैं साप्ताहिक, हर सप्ताह से भुगतान करते हैं, तो वो साप्ताहिक वेतन जो है नियमित है, यानी कि उनमें नियमितता है। अब बात आती है नियमित होना आवश्यक कैसे नहीं है। जैसे लॉटरी है, वर्ग पहेली है, घुड़दौड़ है, जुआ है, या आपके टीवी के कोई किसी प्रकार के गेम्स हैं जिसमें आप पैसा जीतते हैं, धनराशि प्राप्त करते हैं, तो वो धनराशि नियमित नहीं है। रोज़ाना आपकी लॉटरी नहीं निकलेगी, रोज़ाना आप घुड़दौड़ में नहीं जीतेंगे, रोज़ाना आप क्रॉसवर्ड में नहीं जीतेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये भी आय का भाग है, क्योंकि पूर्व में ये था कि आय का नियमित होने से ये होगा कि ये जो आय है बच जाती थी, यानी कि उसमें करदाता कर नहीं देता था। इसलिए न्यायालयों में निर्णय में ये बतलाया गया कि ये भी जितनी भी आकस्मिक आय है वो आय का भाग है, अर्थात कर योग्य आय है। अगला बिंदु, कानूनी एवं गैर कानूनी आय में अंतर नहीं। नो डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल इनकम। बात आती है कि ऐसा कैसे। कानूनी आय है उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उलझन है ही नहीं। बात आती है गैर कानूनी आय। यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी कार्य करता है और उसको आय प्राप्त होती है तो उस गैर कानूनी कार्य के लिए न्यायालय उसको दंड देगा। लेकिन इसके साथ साथ आयकर विभाग ये कहता है कि गैर कानूनी आय है तो आपको आयकर तो देना ही होगा। आप ये कह के नहीं बच सकते कि साहब ये तो गैर कानूनी आय है, इलीगल वर्क है तो उस पर किस बात का टैक्स नहीं देना होगा। जैसे कोई व्यक्ति स्मगलिंग यानी कि तस्करी करता है, किसी भी वस्तु की तस्करी करता है
और तस्करी से उसके पास स्मगलिंग से मान लीजिए 2 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, तो आयकर विभाग उस 2 करोड़ पे जो आयकर नियमानुसार जो आयकर की दरें हैं, निर्धारित दरें हैं, उस हिसाब से उसे कर वसूल करेगा। अब आयकर तो आयकर वसूल करेगा, अब उस स्मगलिंग के लिए न्यायालय उसको क्या दंड देता है वो अलग प्रावधान है, उनको हमें यहाँ पे जो है डिस्कस नहीं करना। यानी कि गैर कानूनी आय है तो उस पर भी आपको कर देना ही होगा। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है तो वो कानूनन गलत है, गैर कानूनी है, लेकिन उस रिश्वत से वो किसी प्रकार की प्राप्तियां होती है उसको, तो रिश्वत पे भी उसको टैक्स देना होगा। अब कैसे देना होगा कि उसने रिश्वत से जितनी भी प्राप्तियां की, पकड़ा तो एक बार गया, लेकिन उसने काफ़ी दफ़े उसकी प्राप्तियां की, तो वो सारी प्राप्तियों पर उसे आयकर देना होगा। इस प्रकार कानूनी एवं गैर कानूनी आय में कोई अंतर नहीं, नो डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल इनकम। अगला बिंदु है विवादास्पद आय पर कर लगता है, इनकम टैक्स ऑन डिस्प्यूटेड इनकम। अब बात आती है विवादास्पद आय। पहली बात है कि डिस्प्यूटेड इनकम क्या होती है। ऐसी आय जिसके संबंध में करदाता ये कहता है कि इसके संदर्भ में हमारे न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है, तो हम आयकर नहीं देंगे। लेकिन आयकर विभाग ये कहता है कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या डिस्प्यूटेड इनकम जो भी है, उसमें जो व्यक्ति आय प्राप्त कर रहा है वो ही करदाता माना जाएगा, अर्थात वो ही टैक्स चुकाने के लिए दायी होगा, लाइबल होगा। पर्सन हु इज रिसीविंग द इनकम दैट ही इज लाइबल टू पे द टैक्स। कैसे? जैसे मिस्टर एक्स हैं, वो किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन मिस्टर वाई जो है उन्होंने उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है और उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, किराए पे दे रखा है। प्रति माह 1 लाख रुपए किराए की आय आती है, वो आय मिस्टर वाई प्राप्त कर रहे हैं। नियम अनुसार कानूनन तो मिस्टर एक्स उसके मालिक हैं, लेकिन न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए अभी मिस्टर वाई उसका किराया प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आयकर विभाग मिस्टर वाई से 1 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से 12 लाख पर जो आय होगी उस पर कर लेंगे। अब उस पर कितना कर बनता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम देखेंगे उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, लेकिन उसकी आय जो है मिस्टर वाई की मानी जाएगी। यदि मान लीजिए 10 साल बाद न्यायालय निर्णय देता है कि नहीं भाई इसके मालिक तो मिस्टर एक्स हैं, तो 10 वर्ष पश्चात मिस्टर एक्स से जब वो मालिक बन जाएंगे, जिस दिन से उस दिन से उनके आय में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि चाहे एक्स हो चाहे वाई, जो व्यक्ति विवादास्पद स्थिति में आय प्राप्त करता है वो ही कर चुकाने के लिए दायी होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। अगला बिंदु है आय बाह्य साधनों से प्राप्त होनी चाहिए। आय बाह्य साधनों से प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज होने चाहिए, इंटरनल सोर्सेज नहीं। जैसे जो भी क्लब्स होते हैं सेवा भावना के उद्देश्य से, तो क्लब के सदस्य जो है क्लब में सब्सक्रिप्शन देते हैं, चंदा देते हैं, उस चंदे से वो सेवा कार्य संपादित करते हैं। यदि उसमें से किसी प्रकार की कोई राशि बच जाती है तो क्लब की इनकम नहीं कहलाएगी। क्लब की इनकम कोई बाहरी व्यक्ति जो उसका मेंबर नहीं है और वो देता है, उससे किसी प्रकार की आय प्राप्त होती है तो वो क्लब की इनकम होगी। इसलिए बाहरी साधनों से आय का प्राप्त होना अनिवार्य है। फिर आते हैं संभावित आय को आय नहीं मानते। एक्सपेक्टेड जो इनकम है उस पर हम आयकर नहीं लेंगे, वसूल नहीं करेंगे, आय नहीं मानेंगे। कैसे? स्टॉक का वैल्यूएशन, जो आपका स्टॉक है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई,
तो इन सब में मूल्य वृद्धि हुई है। तो मूल्य वृद्धि होने से आपकी आय नहीं हुई। आय कब होगी? जब इनको आप विक्रय करेंगे, जब आप इनको बेचेंगे, उस स्थिति में आय होगी। ऐसी स्थिति में मूल्य वृद्धि को आय का भाग हम नहीं मानते। संभावित आय का भाग नहीं होने के कारण हम उस पर कर की वसूली नहीं करेंगे, आय कर नहीं लगेगा। धर्मादा, गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियां आय नहीं। धर्मादा गौशाला की जो प्राप्तियां होती है वो आय कैसे नहीं? जैसे आप देखते हैं कि अनाज मंडी है, धान मंडी है, अनाज मंडी जो भी है, वहाँ पे आप यदि माल खरीदते हैं तो एक रसीद दी जाती है धर्मादे की, गौशाला की। तो उस व्यक्ति ने जो उसको कलेक्ट किया वो जो है उसकी आय नहीं है, प्राप्ति उसने की, वो उसमें जमा कराएगा। तो धर्मादा कोई प्राप्त होता है या गौशाला आदि के संबंध में कोई प्राप्ति होती है तो वो आय का भाग नहीं है। पिन मनी आय नहीं। अब पिन मनी क्या होती है? बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई करदाता अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए राशि देता है और उस राशि में से उसकी पत्नी कुछ पैसा बचा लेती है, धन बचा लेती है, तो बचाई गई राशि पिन मनी कहलाती है। पिन मनी आय नहीं है। जैसे मिस्टर एक्स हैं, वो अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए 40,000 रुपये महीना देते हैं, प्रति माह देते हैं। उनकी पत्नी प्रति माह 32,000 रुपये खर्च करके 8,000 रुपये प्रति माह बचा लेती है। तो 8,000 रुपये पिन मनी कहलाएगी। वो पिन मनी आय का भाग नहीं है। अगला बिंदु, वैसे छुटकारे को आय नहीं मानते। वैसे छुटकारे किस प्रकार? आपने किसी कंपनी में डिबेंचर्स में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस कंडीशन में उस कंपनी का दायित्व है कि आपको उस डिबेंचर्स पे ब्याज का भुगतान करे। लेकिन विपरीत परिस्थितियां होने के कारण आपने उस ब्याज को छोड़ दिया, आपने त्याग दिया, तो वो ब्याज जो आपके द्वारा छोड़ा गया वो आय का भाग नहीं होगा। नेक्स्ट, आय का प्रयोग आय होती है जबकि आय का मोड़ आय नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आय का प्रयोग क्या होता है। करदाता अपना आय का हिस्सा स्वयं की इच्छा से उपयोग करता है या हस्तांतरण करता है, तो उसे आय का उपयोग करते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। पहली बात आती है कि भाई इसमें करदाता अपनी स्वयं की इच्छा से उपयोग कैसे करता है। जैसे एक कर्मचारी है, अपने नियोक्ता को ये कहता है कि मेरे वेतन में से आप LIC प्रीमियम, जीवन बीमा प्रीमियम की कटौती है, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, इनकी कटौती है, वो काट लीजिए। तो नियमानुसार जो स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम है उसकी कटौती है, वो की गई। करदाता उस स्थिति में जो कटौतियां की गई है उस पे भी कर का भुगतान करेगा। किस प्रकार? सकल वेतन पे कर देगा। किस प्रकार? जैसे समझिए, किसी कर्मचारी की प्रति माह 60,000 रुपये वेतन है, उसमें से स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम या आप देखिए प्रोविडेंट फंड, LIC प्रीमियम, इन सब की कटौतियाँ मान लीजिए 15,000 होती है। तो 60,000 में से 15,000 आप
कटौती करने के बाद उसको जो नेट मिला वो 45,000। वो आयकर के लिए दायी जो होगा कर्मचारी वो 60,000 के लिए होगा, न कि 45,000। उसका शुद्ध वेतन तो 45,000 है, सकल वेतन 60,000 है। उसने अपने स्वयं की इच्छा से अपना अधिकार हस्तांतरण किया था, तो इसे आय का उपयोग कहेंगे, यानी कि उसको सकल वेतन पे कर देना होगा। अब आती है बात कि आय का मोड़ किसे कहते हैं। किसी अनुबंध के अंतर्गत करदाता द्वारा आय का कोई भाग अनिवार्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति को चुकाया जाता है, या कोई आय किसी दूसरे व्यक्ति को देने के प्रयोजन से प्राप्त होती है, तो इसे आय का मोड़ कहते हैं। कैसे? अनिवार्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति को चुकाया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति का प्रयोजन। अब एक इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी पत्रिका में लेख लिखता है, तो संयुक्त रूप से दो व्यक्ति लेख लिखते हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। अब जो चेक है मिस्टर एक्स के नाम आता है, प्रथम नाम एक्स का है, इसलिए एक्स के नाम मान लीजिए 20,000 का चेक आया। तो उस स्थिति में उसके दो हिस्से, एक्स के 10,000 और वाई के 10,000, क्योंकि एक्स का जो हिस्सा है 10,000 है, लेकिन चेक उसके नाम 20,000 आया है, तो जो 10,000 रुपये है आय का मोड़ कहलाएगा। उसने मिस्टर वाई को दिए, इसलिए केवल 10,000 पर ही एक्स को कर देना होगा। ये आय का मोड़। अगला बिंदु, आय मुद्रा में हो अथवा मुद्रा तुल्य हो। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आय, इनकम मुद्रा में ही होनी चाहिए, लेकिन ये कह के कि भाई कोई इनकम मुद्रा में नहीं है तो हम उस पर कर नहीं दें, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि उसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता है, उसके तुलना की जा सकती है, उसकी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है, तो उस कंडीशन में उसको आय का भाग माना जाएगा। अब बात आती है आय प्राप्ति का अधिकार मिलते ही या उपार्जित होते ही कर योग्य होना। इसका तात्पर्य क्या है? आपको आय प्राप्ति का अधिकार मिला है, लेकिन आपको प्राप्ति नहीं हुई, तो भी वो इनकम का भाग माना जाएगा। कैसे? गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन अगले माह की पहली तारीख को प्राप्त होता है। जैसे मार्च माह का वेतन उनको कब प्राप्त होगा? अप्रैल की पहली तारीख को, प्रथम दिवस को। मार्च को हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। ऐसी स्थिति में जो वेतन मार्च का है कर योग्य मार्च में ही होगा। प्राप्ति कब होगी? प्राप्ति होगी आपके अप्रैल माह में। अप्रैल माह में वित्तीय वर्ष बदल जाता है, क्योंकि वित्तीय वर्ष हमारा जो प्रारंभ होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। तो इसलिए मार्च माह में ही प्राप्ति न होने पर भी कर योग्य होगी, क्योंकि आपको अधिकार मिल गया उपार्जित, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो टैक्सेबल होगी। कोई प्राप्ति आय अथवा नहीं है, यह उसी समय निश्चित हो जाता है जब वह राशि प्राप्त होती है। कोई राशि प्राप्त होते समय आय नहीं थी, किंतु बाद में किसी कारण से आय बन जाती है, उसे आय नहीं कहेंगे, साधारणतः ये होता है। स्थायी संपत्ति के निर्माण के अनुबंध को भंग करने के परिणाम स्वरूप पेशगी के रूप में प्राप्त राशि को जब्त कर लिया जाना आय नहीं थी, क्योंकि आपका ऐसा उद्देश्य नहीं था। लेकिन आयकर कर निर्धारण वर्ष 2015-16 से ऐसी जब्त राशि को आय का भाग
मान लिया गया है। प्राप्ति की तब आय नहीं थी, लेकिन अब वो आय का हिस्सा माना जाएगा। अगला बिंदु करदाता अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। हमारे पूरे आयकर में हर वक्त एक शब्द यूज होता है, करदाता। करदाता किसे कहते हैं? करदाता करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत देय हो। ए पर्सन इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स। अब बात आती है कि व्यक्ति किसे कहेंगे, वो भी अभी आगे अध्ययन करेंगे। साधारणतः व्यक्ति जो होता है कर चुकाने के लिए दायी होता है, उसको करदाता कहते हैं। लेकिन ड्यू टू डिफ़ॉल्ट भी कभी कभी आप एसएससी हो जाते हैं। चूक में करदाता। चूक में करदाता कैसे? मान लीजिए आप नियोक्ता हैं और आपने नियमानुसार जो टीडीएस की कटौती, जिसे कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या उद्गम स्थान पे कर की कटौती नहीं की, कम की, तो उस स्थिति में जो आयकर विभाग है वो ड्यू टू डिफ़ॉल्ट आपको एसएससी मान लेगा। एसएससी तो एम्प्लॉय होना चाहिए, लेकिन आप डीडीओ हैं, आहरण वितरण अधिकारी हैं, लेकिन आपने आयकर नियमों के अंतर्गत आयकर की कटौती नहीं की, उद्गम स्थान पे कर की कटौती नहीं की, इसलिए आपको भी करदाता माना जा सकता है। अवयस्क पागल व्यक्ति के संबंध में उसका अभिभावक जो होगा वो करदाता होगा। अनिवासी के संबंध में उसका एजेंट जो भारत में है उसको करदाता माना जाएगा। अब बात आती है कि व्यक्ति किसे कहेंगे। पर्सन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साधारणतः हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन व्यक्ति से आयकर में क्या तात्पर्य? किसे कहते हैं व्यक्ति? इंडिविजुअल। एक व्यक्ति, मिस्टर एक्स जो है एक इंडिविजुअल है, मिस्टर वाई जो है एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति। व्यक्ति की परिभाषा में हम क्या क्या सम्मिलित करेंगे? एक व्यक्ति को यानी कि इंडिविजुअल को। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, हिंदू अविभाजित परिवार भी व्यक्ति का भाग है। एक कंपनी, एक फर्म, स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटीज़। स्थानीय सत्ताएं कौन कौन सी? जैसे पंचायत समिति है, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर विकास न्यास है, पोर्ट ट्रस्ट है, ये लोकल अथॉरिटीज़ हैं। इनको भी हम व्यक्ति मानेंगे। व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जैसे कोई सहकारी समिति है, क्लब है, तो वो भी व्यक्ति का भाग माने जाएंगे। प्रत्येक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति, ऐसे संस्थान जो अप्राकृतिक होते हैं किंतु उनका अस्तित्व होता है, इनका प्रबंधन प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जैसे भगवान, देवी देवता आदि इस श्रेणी में के कृत्रिम व्यक्ति होते हैं मंदिरों में। इन पे यदि वैधानिक अस्तित्व रखने वाले अन्य व्यक्ति उपरोक्त वर्ग में सम्मिलित न हो तो वो भी इसी वर्ग में सम्मिलित होंगे, जैसे विश्वविद्यालय, ऑटोनोमस बॉडीज़। अपने जो कोर्स में है, आपके जो कोर्स में है, इसके अंतर्गत इंडिविजुअल है, HUF है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है और फर्म है। कंपनी नहीं है, लोकल अथॉरिटीज़ नहीं है। मुख्य रूप से जो बात आती है कि आपका है इंडिविजुअल। अब आता है कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। आप जब भी बजट देखते हैं तो असेसमेंट ईयर लिखा होता है। बजट हर साल 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। फरवरी के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है। हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो है 2020-21। गत वर्ष
प्रीवियस ईयर है 2019-20। आप किसी भी प्रकार की आय 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच प्राप्त करते हैं तो वो प्रीवियस ईयर की आय 19-20 की कहलाएगी। लेकिन जब हम इनका निर्धारण करेंगे तो हम लिखेंगे असेसमेंट ईयर 2020-21। असेसमेंट ईयर आगे होता है। साधारणतः करदाता कर निर्धारण वर्ष में अपनी गत वर्ष की आय पर कर चुकाता है, परंतु कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिनमें करदाता को अपनी चालू वर्ष की आय अर्जित करने वाले वर्ष में भी देनी पड़ सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जैसे अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय, उनको जो प्राप्त आय या प्राप्य है उसका 7.5% कर योग्य है। भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय, ऐसे निकाय जो अल्प अवधि हेतु स्थापित किए गए हों, कर बचाने के लिए संपत्ति का स्थानांतरण, व्यापार बंद होने की दशा में, तो ऐसी इन स्थितियों में जो है आपको उसी चालू वर्ष में कर देना होगा।